Welcome to C and Chili Chan classes, your buddy to make audit easy. So, as you all know, we have covered our asset 200 and asset 210. 200 किसके ऊपर था? Overall objective of an independent auditor in conduct of audit in accordance with standards on auditing. And then we was having one other essay, that was essay 210, 210, agreeing the terms of the engagement. And now we will be starting with essay 230, audit documentation. Yes, I know. In between we have essay 220, SQC 1, and then we have asset 240 also, but I want कि पहले आप asset 230 कर लो, then हम jump करेंगे एसेट 240 पे, क्योंकि जितना टाइम हमको एसेट 200 में लगा है उससे डबल टाइम हमें लगने वाला है एसेट 240 में। एंड एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे 220 में भी लगेगा, बट अगर हम एस क्यू सी वन पढ़ेंगे तो इट्स काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ एसेट 220, तो वहां पे आपको एस क्यू सी वन और एसेट 220 एक साथ पढ़ाया जाएगा। एंड नाउ फॉर द टाइम बीइंग हम स्टार्ट करेंगे एसेट 230 को। ठीक है, ऐसे 230 के बाद हम ऐसे 240 करेंगे, एंड उसके बाद फिर एस क्यू सी वन एंड ऐसे 220 को टच अपॉन करेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक, एंड इसको सिर्फ हम बेस से ही लेंगे। ऑफिशियली हम इसको आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इन दिस लेक्चर हमारा एजेंडा सिर्फ इतना रहेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है और हम इसको करते ही क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड देन फिर हम आई थिंक ऑब्जेक्टिव भी मैं इसका आपको पढ़ा सकती हूँ, बिकॉज प्लेन लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, कहीं से भी लिंक्ड नहीं है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एज 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। एज यू नो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स में प्रैक्टिकल अप्रोच होती ही है। द स्कोप ऑफ दिस ऐसे, दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन सा? ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। This standard on auditing deals with the auditor's responsibility to prepare audit documentation. Audit documentation बनाना किसकी responsibility रहेगी? It will be responsibility of auditor. It will be responsibility of auditor for an audit of the financial statements. It is to be adapted as necessary in the circumstance when applied to audits of other historical financial information. ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम का ऑडिट कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को क्या करना रहेगा, आपको अडेप्ट करना रहेगा। मतलब ICAI also give you standard formats for the documentation, but as per the facts and circumstances of the engagement, you can adapt them as per your requirement. Then, the specific documentation requirement of other assets do not limit the application of this assay. Laws or regulation may establish additional documentation requirement. कुछ standard format रहेगी, but as per those applicable laws and regulation and the industrial framework of that particular entity, आप क्या कर सकते हो, उसको adapt कर सकते हो। Basically, आपने इस पैरा से क्या conclusion निकाला है? Just only two things, that is responsibility किसकी रहेगी? Responsibility, documentation responsibility of auditor, auditor। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड उसके बाद बस हमने ये लिखा कि वी कैन अडेप्ट डॉक्यूमेंटेशन एज पर engagement, as per audit engagement specific requirements। बस, ठीक है। वी स्टडीड दिस टू थिंग इन दैट पैराग्राफ, और ये कोई काम का भी नहीं है। ओके, देन वी हैव नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
Audit documentation that meets the requirement of this assay and the specific documentation requirement of other relevant assays provide। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये एक जनरल ऐसे है, ऐसे 230, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा और हमेशा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की किसकी रहेगी, ऑडिटर की। और आपको इस ऐसे में और जो अदर एसेज है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा ही कुछ डॉक्यूमेंट करना है। हम वैसे पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक एसेज में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जैसे ऐसे 570 में क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, और अपना ऐसे 500 के सीरीज में क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है। हम हर एक रिस्पेक्टिव ऐसे में उसको पढ़ेंगे। फिर रिलेटेड पार्टी में क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है ऐसे 550 में, वो सब हम देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो पहला मेरा पास जो पॉइंट है वो क्या है, एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू रिमाइंड दैट। और मुझे पता है 30 सेकेंड में सिर्फ वही बच्चा कर सकता है इसको रिकॉल जिसने रिवाइज किया ऐसे 200 को। प्लीज रीड इट। Evidence of auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objective of auditor. Can you interpret this for me? ओके, सो अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ऑडिटर हैज टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट present true and fair view in all material respect, it is not having material misstatement whether due to fraud or error। ये अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था। अब इसको अचीव उसने कर लिया है, उसका क्या प्रूफ है, दोज प्रूफ विल बी योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसी चीज को हम किससे पढ़ेंगे, अपने हैंड रिटन नोट से देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑडिट का थंब रूल है, नो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स नो वर्क डन। अगर आपने कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं की है दैट मीन्स कि आपने काम ही नहीं किया है। ठीक है, नो डॉक्यूमेंटेशन नो वर्क डन। तो अपना पहला जो पर्पस था वो क्या है, एविडेंस ऑफ ऑडिटर बेसिस फॉर कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल ऑडिटर क्या कर रहा था, इन्वेंट्री ऑडिट कर रहा था। क्या कर रहा था, इन्वेंट्री ऑडिट। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया उसने और रिकंसाइल किया विद द रिकॉर्ड्स इन दी बुक्स। इन्वेंट्री का ऑडिट है, उसने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाया, फिजिकल वेरिफिकेशन लगाया। ठीक है, देन उसके बाद रिकंसाइल किया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो इस केस में ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो स्टॉक काउंट किया है तो उसकी क्या बनेगी, अपनी एक सेपरेट स्टॉक काउंट शीट बनने वाली है। क्या बनने वाली है, स्टॉक काउंट शीट, जिसपे कि साइन कौन करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाली है। जिसमें एंटिटी नेम रहेगा, फिर लोकेशन और वेयर हाउस, फिर डेट ऑफ स्टॉक काउंट रहेगा, और ये बेसिकली ईयर एंड पे ही होती है। फिर टाइम, किस टाइम हमने स्टार्ट किया था, काउंट किसने किया है स्टॉक को, एंड देन सुपरवाइजर या फिर ऑडिटर कौन था। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि आइटम कोड लिखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यूनिट्स कितना था उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री का, फिर क्वांटिटी बुक्स में कितना रिकॉर्ड हुई है वो, और फिजिकली हमने कितना क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया वो, काउंट किया वो। तो एक्सेस या शॉर्टेज है तो उसका हमें क्या देना पड़ेगा, रिमार्क। कि एक्सेस या शॉर्टेज है, रिमार्क देंगे हम। एंड देन मैनेजमेंट से पूछेंगे कि व्हाट अबाउट दैट इन्वेंट्री जो कि एक्सेस में चल रही है या शॉर्ट। एक्सेस मतलब कि आपने रिकॉर्ड में की, शॉर्ट है तो यानी पिलफरेज हुई होगी या फिर थेफ्ट हुआ होगा। ठीक है, तो वो चीजें हमको देखना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ईयर एंड इन्वेंट्री बिकी थी और हम रिकॉर्ड करना भूल गए, ऐसा भी हो सकता है। तो वही रिमार्क्स हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई कि फिजिकल काउंट किया हमने, फिजिकल वेरिफिकेशन किया इन्वेंट्री का, तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन नोट। ऑब्जर्वेशन नोट में क्या लिख सकते हैं हम कि जैसे हम फिजिकल वेरिफिकेशन पे गए थे तो हम इन्वेंट्री को ठीक से काउंट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्वेंट्री प्रॉपर्ली स्टैग्ड नहीं थी। आपको क्या लगता है कि हम एक एक इन्वेंट्री काउंट करेंगे,
इन्वेंट्री वन, इन्वेंट्री टू, इन्वेंट्री थ्री नहीं। अगर इन्वेंट्री स्टैक्ड है तो लेंथ ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के एक जगह से काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ होता है, इफ यू रिमेम्बर। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ वैल्यूएशन, ये तो था हमारा फिजिकल काउंट का बात। उसके बाद हम किसकी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, वर्किंग ऑफ वैल्यूएशन की वैल्यूएशन किस तरीके से की गई है, फीफो मेथड है या फिर लीफो मेथड है या फिर वेटेड एवरेज है, और हम उसको इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैनेजमेंट ने जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, बट हम भी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करेंगे ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है। फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से भी। लास्ट ईयर से क्यों कंपेयर करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि कितना मूवमेंट हुआ है इन्वेंट्री में। ठीक है। तो अब जब इतना डिटेल्ड वर्किंग पेपर होगा जिसमें कि रिमार्क लिखे हैं, प्लस जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन पे गए थे तब आपने ऑब्जर्व किया, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकनसाइल किया, मेथड लगा के दोबारा से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया, कंपेयर किया, इन्वेंट्री मूवमेंट आपने ट्रैक की। इतना सबके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रूव करेगी कि वाई ऑडिटर कंक्लूडेड इन्वेंट्री इज फेयरली वैल्यूड। ये डॉक्यूमेंटेशन हमने क्यों की है, ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि हमने अगर ये बोला है कि इन्वेंट्री आइटम इज गुड टू गो, तो किस बेसिस पे बोला है, ये देख लो, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इस तरीके से वैल्यू, मैंने इन्वेंट्री ऑडिट का आपको एग्जांपल दिया, आप किसी और चीज का भी ले सकते हो। हालांकि विद इन दीज नोट्स ओनली मैंने एक डेटा कंफर्मेशन का भी एग्जांपल लिया है। जब टॉपिक आएगा तब हम उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद evidence that audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirement। हमारे बिग फोर्स में क्या होते हैं कि टेम्पलेट्स होते हैं स्पेसिफिक हर एक बैलेंस शीट आइटम के, हर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आइटम के। तो वहाँ पे टेम्पलेट होते हैं, उस टेम्पलेट में हमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है बकायदा कि स्टेप वन ये रहेगा, आपको इस तरीके से करना है, स्टेप टू ये रहेगा, आपको ये वाले प्रोसीजर्स यूज करने हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है, और डॉक्यूमेंटेशन में डेटा स्निपर का यूज करना है। वी हैव वन टूल इन द ऑडिट। ठीक है। और फिर सैम्पलिंग के भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। वी नीड टू गिव देम द कमांड एंड दे विल फैच यू दी सैंपल। सैंपल फैच करने के बाद हम confirmation.com से क्या करते हैं, क्लाइंट से डेटा मंगवाते हैं। वो सारी चीजें होती है। ठीक है। एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज। अब ये एविडेंस किस चीज का है, पहले तो हमने ये बताया कि ये इस चीज का एविडेंस है कि हमने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किस तरीके से मीट किया। सेकंड ये कि हमने हर एक ऐसे और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को क्या किया है, फुलफिल किया है। ठीक है। हमने ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किया है। हाउ, तो डॉक्यूमेंटेशन में हमारे क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स की, जैसे सैम्पलिंग करी है हमने, और सैम्पलिंग का अलग से अपना ऐसे है 530। फिर उसके बाद जीएसटी कंप्लायंस वेरिफिकेशन देखा है। अब जीएसटी क्या है, अपना लो है। ठीक है। प्लस लो की बात है हमारे ऐसे 250 में की गई है, हम पढ़ेंगे इसको 230 के बाद पढ़ेंगे शायद से। या ठीक है, मैं आपको बीच में एक ऐसे 240 करा दूंगी, वीकेंड पे 240 कराऊंगी, और जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें आपको छोटे ऐसे इसको क्या करा दूंगी, कवर करा दूंगी। ठीक है। कट ऑफ टेस्टिंग, कट ऑफ टेस्टिंग यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे सॉरी सब्सिक्वेंट इवेंट तो हाँ सब्सिक्वेंट इवेंट ही कि ऐसे 560। कट ऑफ टेस्टिंग में मतलब कि हम ईयर एंड मूवमेंट देखते हैं हमारी सेल्स में, फॉर एग्जांपल। ठीक है। फिर उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर, अगेन हम इसमें क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, और इसको कौन केटर करता है, ऐसे 520 करता है, कौन ऐसे 520। तो जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रोंग रखेंगे और उसको लिंक करेंगे कि हमने इस ऐसे के अकॉर्डिंग ये किया है, उस ऐसे के अकॉर्डिंग ये किया है, तो ये क्या है अपना एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इवन आपके वो वर्क पेपर्स भी बनते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि whether auditor is disqualified from accepting the audit engagement, कंपनीज एक्ट 2013 वाला जो कंडीशंस होती है। आई थिंक लो शायद इंटर में है, आप पढ़ के आए होगे उस चीज को, है ना। और सीए फाइनल से तो लो को उड़ा ही दिया है, कोर्स को भी उड़ा दिया है, क्या कर सकते हैं आप।
वो स्पोम में डाल दिया और स्पोम तो काइंड ऑफ निकल जाता है बस, है ना। सीए फाइनल वाले समझ सकते हैं इस बात को, बट आई एम सेइंग। तो ये क्या थी हमारी, दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट, यू हैव बेसिस फॉर अ कंक्लूजन ऑन अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, उसका एविडेंस है। फिर उसके बाद एविडेंस किस चीज का है, कि ऑडिट को प्लान किया था एंड परफॉर्म किया था इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये क्या था अपना नेचर एंड पर्पस, एंड कुछ एडिशनल पर्पसेस भी है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है, सर्व करती है। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। ये हमारे क्या थे, मेन पर्पस थे। फिर उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। एडिशनल पर्पसेस क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट नाउ। असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो बिग फोर के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इवन आप वहाँ पे छोड़ दो उस डिपार्टमेंट को, तो इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें एक एक सेल पे ये लिखा होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, कौन से सोर्स से आई है, कौन सी एचएलसी से आई है, या फिर कौन से जो ओरिजिनल रिसोर्स होते हैं जैसे वाउचर हो गए, कहाँ से उसको हम उठा के लेके आए हैं। तो उसका पर्टिकुलर रेफरेंस दे के चलते हैं, टिकट टाई आउट करके चलते हैं चीज़ों को। तो उस केस में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप अपने प्रीवियस सीनियर से पूछो कि ये कैसे था। अगर इंसान जा रहा है तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में छोड़ के जा रहा है सारे डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, क्योंकि सारी लिंकिंग लगा रखी है, फिर कौन से सॉफ्टवेयर से क्या उठाया था वो तक उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। एडिशनल पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। कैसे, इसमें हम ऑलरेडी लिख चुके होते हैं कि कोई भी अगर हम आइटम देख रहे हैं तो उसमें पहले लिखा होता है, मान लो इन्वेंट्री ही देख रहे हैं तो रिस्क क्या रहेगा कि इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो सकती है। कोई मुझे लॉजिक बताएगा कि इन्वेंट्री को हम ओवर स्टेट ही क्यों बोल रहे हैं, अंडर स्टेट क्यों नहीं बोल रहे? डू यू हैव एनी आइडिया? थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या थ्योरी 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 पढ़ोगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करोगे तभी तो मजा आएगा। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे हमें प्लान कैसे करना है, कितना टाइमिंग हमें लगाना है किस आइटम पे, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, तो वो कैसे डिसाइड होगा। पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रिस्क कितने लेवल पे है। तो हमने बोला कि जो इन्वेंट्री है वो क्या हो सकती है, ओवर स्टेटेड हो सकती है। और ओवर स्टेटेड क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो प्रॉफिट को क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ओवर स्टेट किया हो सकता है। फिर प्लान क्या रहेगा, परफॉर्म करेंगे हम फिजिकल वेरिफिकेशन। ये था मेरा जो रिस्क और प्लान था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है और प्लान में लिख दिया फिजिकल वेरिफिकेशन, नेक्स्ट टाइम ऑडिट क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी और मोर फोकस हो जाएगी कि ये वाला आइटम तो हमें फोकस के साथ देखना ही है क्योंकि इट एज हैविंग दी रिस्क। पहला ये पर्पस था। देन वी हैव असिस्टिंग member of the engagement team responsible for supervision to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibility in accordance with SA 220 जो कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। हेल्पिंग इन सुपरविजन, अब जैसे आप कुछ भी काम करोगे, आपने डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है हर एक चीज का, यू नाउ नीड नॉट टू सिट विद योर प्रिंसिपल, सिट विद योर मैनेजर कि देखो मैंने ये काम ऐसे किया, नहीं। आपने प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट किया है, वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा और समझ जाएगा कि कैसे क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल जूनियर ने क्या किया, 100 इन्वॉइसेस को चेक किया था। अब मैनेजर क्या देखेगा उसमें कि सैम्पलिंग जो है वो प्रॉपरली की गई है या नहीं, और सैम्पलिंग के बेसिस पे कंक्लूजन करेक्ट है या नहीं, वो कैसे देखेगा? मैं उसको वर्बल थोड़ी बताऊंगी, नहीं, मेरा डॉक्यूमेंटेशन बोलेगा। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी दैट साउंड कि मेरे मैनेजर को ना डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए मेरी आवाज आए और वो बोले हाँ आ गया समझ। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और यही क्या है,
सर्व करता है पर्पस को, कि सुपरवाइजर को मेरे को कॉल करने की ज़रूरत ना रहे कि ये कहाँ से क्या ले दिया, समझ ही नहीं आ रहा, बैठो और मुझे समझाओ क्या कर दिया ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है enabling the engagement team to be accountable for its work। कोई भी वर्क जो है आपको दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहती है, आपका ट्रैकर वहाँ पे बनता है, आपका नेम वहाँ पे मेंशन होता है, एंड आपका काम कौन रिव्यू करने वाला है ये भी उस पर लिखा होता है, मतलब कि प्रिपेयरर एंड रिव्यूअर कौन कौन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाती है। लेटर ऑन अगर डॉक्यूमेंटेशन में या फिर ऑडिट में कोई ग्लिच आती है, तो we can held particular person responsible mentioned in that particular document। Are you getting my point? तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑडिट टीम में क्या लिखा है, इफ लेटर फ्रॉड इज डिस्कवर्ड, बाद में अगर फ्रॉड पाया जाता है किसी भी आइटम में, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स का, फर्म कैन शो, फर्म दिखा सकती है कि कौन से ऑडिटर ने चेक किया था और क्या चेक किया था, वट प्रोसीजर वर परफॉर्म्ड, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए गए थे। इन केस ऑफ लीगल सूट ऑल्सो, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एज अ प्रूफ काम आती है टू डिफेंड आर सेल्फ, कि हमने देखो अच्छे से प्रोसीजर्स लगाए थे, सारा कंक्लूजन लिखा था, एविडेंसेस अच्छे से ऑब्टेन किए थे, वी वर नॉट नेग्लिजेंट एट ऑल, तो बच भी सकते हैं। और ग्रोस नेग्लिजेंसी होगी तो नहीं बच पाओगे, और प्लस कोई सीरियस फ्रॉड होगा तो वहां पे ऑडिटर की लायबिलिटी भी आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है, it was the third point, and then retaining a record of matters of continuing significance to the future audits, retaining a record of matters of continuing significance to the future audits। इसका क्या मतलब है, मान लो FY 2024 में इशू किस चीज का था, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का था, हमें बहुत ज्यादा फोकस किस पे करना पड़ रहा था, स्लो मूविंग इन्वेंट्री पे। और अब 2026 की ऑडिट में हम क्या देखेंगे, ऑडिटर विल स्पेसिफिकली रीचेक दिस एरिया। इन्वेंट्री हम मेरे पास क्या हो सकती है, हाई मूविंग भी हो सकती है, स्लो मूविंग भी हो सकती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसी हो सकती है, बट इशू किस में था, स्लो मूविंग में था। तो इस बार जब न्यू ऑडिटिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा, तो वहां पे ऑडिटर क्या करेगा, ज्यादा फोकस करेगा। तभी हमको बोला जाता है, जब हम कोई ऑडिट असाइनमेंट पकड़ते हैं तो उसमें हमें बोला जाता है कि पहले आप एक काम करो, प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन को, प्रीवियस ईयर की वर्किंग्स को गो थ्रू करो, अंडरस्टैंडिंग लो, एंड देन स्टार्ट विद द करंट ईयर एंगेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद enabling the conduct of quality control reviews and inspection in accordance with SQC 1। अगेन ये हमारा एक ऑडिट का स्टैंडर्ड है जिसको कि हम अलग से पढ़ने ही वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एस 220 एंड SQC 1 को हम क्या करेंगे, साथ में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बोला है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब ऐसा नहीं होता, देखो ऑडिटर ने तो क्लाइंट की ऑडिट कर दी, अब ऑडिटर के काम की ऑडिट कौन करने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑडिटर के काम की ऑडिट कौन करेगा, मैं जूनियर हूँ, मेरे सीनियर ने मेरा काम रिव्यू कर दिया, मेरे सीनियर के सीनियर ने उसका काम रिव्यू कर दिया, वो फर्म लेवल पे हो गया रिव्यू, इंगेजमेंट पार्टनर ने कर दिया। अब इंगेजमेंट पार्टनर के काम को कौन रिव्यू कर रहा है, वी हैव स्पेसिफिक अथॉरिटीज फॉर दैट। जैसे कि पीयर रिव्यू ग्रुप होता है, अपना बोर्ड होता है, पीयर रिव्यू बोर्ड, PRB, ठीक है। तो वो क्या करती है, एंश्योर करती है कि ऑल द CA फॉर्म्स आर कंडक्टिंग ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड गाइडेंस बाय ICAI विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखा जाता है। Then we have enabling the conduct of external inspection in accordance with applicable legal, regulatory or other requirement। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन जैसे कि नफरा हो गई, ICAI हो गई, नफरा की फुल फॉर्म देख के आना, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगी बट इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि नफरा की फुल फॉर्म देख के आनी है, एंड नफरा है क्या और करती क्या है, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। देन चेक वेदर ऑडिटर
sorry, check whether audit procedure were properly performed. एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में काम आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने बोला ना कि हम डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ आर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जितना स्ट्रोंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना स्ट्रोंग आप रैशनली दे पाओगे, उतना स्ट्रोंग आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे इन केस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, या फिर लॉ सूट ओवर द ऑडिट फॉर्म। दिस वॉज योर नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कोई दिक्कत है? ये बहुत बेसिक सा डिस्कशन था हमारा। देन उसके बाद आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा ही देना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स एसिड 230 के अकॉर्डिंग। As per Asset 230, the objective of auditor is to prepare documentation that provides a sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो ओपिनियन दिया है, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, ठीक है, अभी हम यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, क्लियर ओपिनियन या फिर या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, उसका बेसिस क्या था, उसके लिए उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स रखने हैं, ठीक है। फिर सेकंड इज एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यही हमने इसका पर्पस पढ़ा था और यही क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आपको? इफ नॉट तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। बेसिकली आपको बस ये है कि मैं लिखवा देती हूँ कि मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ठीक है। फर्स्ट एविडेंस में हमने क्या देखा? इन्वेंट्री काउंट शीट का डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ इसका एग्जाम्पल लिया है, इन्वेंट्री काउंट शीट, इसका एग्जाम्पल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग ऐसे के अकॉर्डिंग बताया कि क्या हम सैम्पलिंग लगा रहे हैं, ऐसे 530 के अकॉर्डिंग, जीएसटी कंप्लाइंस देख रहे हैं, ऐसे 250 के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉस की बात हम वहीं पे करने वाले हैं। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये हम देखेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। देन वी हैव असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, ये सब तो हम देख चुके हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिस्क एरिया क्या रहेगा और प्रोसीजर क्या रहेगा, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज प्लान, ठीक है। देन असिस्टिंग मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, आई थिंक इसमें तो लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। फिर एनेबलिंग एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल, ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, फिर इंस्पेक्शन एंड देन एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ये वाली इंस्पेक्शन कौन सी है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की, जो कि हम एसेट 220 में पढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसे और एचक्यूसी 1 में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल में यहाँ पे आईसीएआई भी आ जाएगी और एनएफआरए भी आ जाएगी। एंड योर टुडेज होमवर्क इज टू आइडेंटिफाई कि एनएफआरए की फुल फॉर्म क्या है एंड एनएफआरए करता क्या है, ठीक है। इट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड जब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ऑफिशियली हम ऐसे 230 के कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, वी विल बी कवरिंग दैट, ठीक है। As of now, bye and take care. Have a good day.